हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की बुक की थ्योरी तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन आज से इस वीडियो से हम इसके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे तभी समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी पर आधारित 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट ये रखा हुआ है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7th की भी 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो गई है, आगे भी वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से उन वीडियो को देख लें। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें ताकि उनके समझ में आए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और उनकी तैयारी किस हद तक हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एड्रेनल। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए एड्रेनेलिन हार्मोन का एक और नाम होता है एपिनेफ्रिन। अगर हम कहें कि एड्रेनेलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है तो एक एड्रिनल नाम की ग्रंथि होती है, वहीं से ये एड्रेनेलिन हार्मोन का स्राव होता है और ये हमारे दिल की धड़कन को तेज कर देता है और साथ ही में क्या करता है, जिससे समायोजन में हमारी ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है, उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है, भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती, भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी जो होता है उसमें बीज होते हैं और बीज ऊपरी आवरण द्वारा घिरे हुए होते हैं। भिंडी को कच्चा भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग पकाकर भी खाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिंडी एक बीज होता है, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? अब देखिए रोग कई तरह से होते हैं, वायरस द्वारा मतलब विषाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, ऐसे कई तरह से ये जो रोग आपके होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है वायरस द्वारा कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हम देखेंगे, खसरा, पोलियो, टाइफाइड। अब देखिए खसरा और पोलियो तो वायरस द्वारा होते हैं, लेकिन जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, क्योंकि टाइफाइड इसमें वायरस द्वारा होता ही नहीं है, ये होता है आपका बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा। बैक्टीरिया को ही हिंदी में जीवाणु कहते हैं और वायरस को विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी देखिए टाइफाइड है, ये भी कट जाएगा। सी नंबर देखेंगे, खसरा, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए, यही होते हैं आपके वायरस विषाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी। इसमें भी देखिए जो मलेरिया होता है यह आपका होता है प्रोटोजोआ द्वारा, तो ये भी यहाँ पर कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुपोषियों के समूह को दर्शाता है? सुपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पालक, छत्रक, टमाटर, यीस्ट, तुलसी, शैवाल, अमरबेल, छत्रक, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, शैवाल, अमरबेल, केला, आम। अब देखिए जब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि ये जो अमरबेल होता है ये एक पादप परजीवी है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही अमरबेल वाले ऑप्शन हम काट देते हैं, 2 ऑप्शन है कट गए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, पालक, छत्रक, टमाटर, ये तो आपके तीनों सुपोषी हैं, लेकिन यीस्ट की बात करें तो ये आपका सुपोषी नहीं है। यीस्ट को कवक भी कहते हैं, ये परपोषी जीव होता है, याद रखिएगा यीस्ट परपोषी जीव है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है अवशोषण, निष्कासन, सौंगीकरण, अंतर्ग्रहण, पाचन। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। अब देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका क्रम भी मैंने आपको बताया हुआ है। मेरे बताने से पहले अगर आप लोग कमेंट करके बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होगा आपका अंतर्ग्रहण, तो 4 नंबर आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। जब भोजन खाने के बाद क्या होता है, भोजन पेट में जाएगा उसका पाचन होगा, तो आ जाएगा आपका 5। पाचन होने के बाद आपका अवशोषण होता है, आ जाएगा आपका 1। अवशोषण होने के बाद सौंगीकरण होता है भोजन का, अवशोषित जो भोजन होता है उसी का सौंगीकरण होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका जो भी बचता है उसका निष्कासन कर दिया जाता है, तो आ जाएगा आपका लास्ट में 2। अब देखिए किस नंबर पे आ रहा है, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शलाकाएं और शंकुओं, अभी ये चैप्टर नहीं आया हुआ है, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में है, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि मानव नेत्र में जो शलाकाएं होती हैं ये कम प्रकाश के में सुग्राही होती हैं, और जो ये शंकु होते हैं ये आपके तीव्र प्रकाश में, मतलब अधिक प्रकाश में सुग्राही होते हैं। शलाकाएं कम प्रकाश में सुग्राही होती हैं, इसलिए हम इसमें रंगों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, और शंकु बहुत तेज प्रकाश में भी सुग्राही होती हैं, इसलिए इससे हम रंगों को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको आंसर बता ही दिया, अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखे दे रही हूँ, ये मंद और ये तीव्र। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, बिल्कुल राइट है ये। 4 ऑप्शन भी देख लेते हैं। शलाकाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं, तो अभी मैंने बताया कि शलाकाएं रंगों की अनुभूति नहीं कर सकती। राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। कंपन कर रही है मतलब ये आपकी हो जाएगी आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर होता क्या है आपका, आवर्तकाल इसे हम टी से भी व्यक्त करते हैं, तो आवर्तकाल बराबर हो जाता है 1/आवृत्ति। आवृत्ति को हम यफ से भी व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/यफ। अब यहाँ पर आवृत्ति दी हुई है आपकी, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, जैसे T = 1/यफ। अगर आप इसमें फार्मूला लगाएंगे तो 1/ आपका हो जाएगा 5000 हर्ट्ज। अब जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.0002। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर देखिए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ये आवृत्ति को यहाँ पर भेज देंगे तो आ जाएगा आवृत्ति बराबर आपका 1/आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यूरेनस, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो यहाँ पर देखिए ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्र का और बुध का भी अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र से ये प्रश्न है, तो अगर आप मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, वृक्क होते हैं, उसके बाद मूत्रवाहिनी होती है, उसके बाद मूत्राशय होता है, और अंत में क्या होता है आपका मूत्र मार्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वृक्क हो गए आपके, देखिए वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, और उसके बाद आपका हो जाता है मूत्र मार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है। जब काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम करो तो पेशियों में देखो ना तो अजीब सा खिंचाव उत्पन्न होता है, उसी का कारण यहाँ पर पूछ रहा है। ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन ना होना, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तन ना होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन ना होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे शरीर में पायरुवेट होता है वो सीधे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जब पायरुवेट सीधे लैक्टिक अम्ल में चला जाता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, इसी कारण हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पोलियो का कारण क्या है, प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या बैक्टीरिया। तो देखिए आपका जो ये पोलियो नामक बीमारी होती है ये आपकी विषाणु द्वारा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस विषाणु को कहते क्या है, इट्रोवायरस। याद रखिएगा किस वायरस से होती है ये, इट्रोवायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो पाचन कार्य नहीं करता है। ग्रसिका, बृहदान्त, मलाशय, मुखगुहिका, ग्रसिका, बृहदान्त, मुखगुहिका, बृहदान्त, मलाशय, मुखगुहिका, ग्रसिका, मलाशय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसिका। ग्रसिका की सहायता से भोजन नीचे जाता है, उसमें कोई पाचन नहीं होता, बृहदान्त में भी पाचन नहीं होता आपका, और मलाशय में भी पाचन नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों केवल अवतल लेंस। तो देखिए ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि दर्पण और लेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब उत्तल दर्पण जो कार्य करेगा वो आपका करेगा अवतल लेंस, और जो अवतल दर्पण करेगा वो करेगा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का यदि आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब बनाना है तो आपको अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित जंतुओं में से रोमैंथी रुमिनेंट जंतुओं का समुच्चय बताइए। अब रोमैंथी रुमिनेंट होता क्या है, ये मैंने जब क्लास 6 के एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई थी तब मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि रुमिनेंट जंतु जो होते हैं वो भोजन को निगल कर अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको मुख में लाकर चबाते रहते हैं। इन रुमिनेंट जंतुओं की जो पाचन क्रिया होती है इनमें एक प्रकार की विशेषता पाई जाती है और इनका जो अमाशय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के रुमिनेंट जंतु पाए जाते हैं, जैसे आपका कुछ गाय, भैंस, हिरन, भेड़, जिराफ, ये आदि अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्ली नहीं होती रुमिनेंट, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता भी नहीं होता आपका रुमिनेंट, इसमें भी कुत्ता है, ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू, इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिसमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कौन सा ऐसा युगल है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो आपका पहला तो हो जाएगा केला और दूसरा हो जाएगा कद्दू। 1 और 4 राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब इनमें कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं, तो देखिए केला का जो होता है इसका फल भी खाया जाता है और पुष्पक्रम भी खाया जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसका फल भी खाया जाता है और पुष्पक्रम भी खाया जाता है। और कद्दू की बात करें तो कद्दू का फल तो खाया ही जाता है, साथ में इसकी बिसर्पी बेल का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे पत्तियां एवं तना इसके सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है, पत्तियों एवं तनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। अब देखिए जिस तालाब में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उसमें किस तत्व की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आयोडीन की मात्रा उसमें उपलब्ध मात्रा में नहीं होगी तो जो टैडपोल होंगे वो मर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। तो देखिए मानव जनन में सबसे पहले जो होता है वह युग्मक बनना होता है, मतलब सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है जो नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है, दोनों में अलग अलग युग्मक बनते हैं। अब युग्मक निर्माण के बाद निषेचन होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं उनका संलयन होता है। निषेचन के बाद हो जाएगा युग्मक का निर्माण होता है, मतलब युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज जब वृद्धि करता है तो ये भ्रूण का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए किसमें देखिए ये क्रम दिया हुआ है, पहले आपका युग्मक का निर्माण होगा, उसके बाद निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा और उसके बाद वही वृद्धि करके युग्मनज भ्रूण बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में जा रहा है ये, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले युग्मक बनता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और जब युग्मनज आगे वृद्धि करता है तो वही भ्रूण बन जाता है। युग्मनज को देखिए जाइगोट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियस, केंद्रिका, राइबोसोम, इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कोशिकाओं की, तो कोशिकाओं के केंद्रक के जो भाग होते हैं आपका क्रोमोसोम भी होता है, जीन भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, मतलब केंद्रिका, ये तीनों इसके भाग होते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आपका जो ये राइबोसोम होता है यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहता है, ये आपका केंद्रक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवलों में, कच्चे आम में, अंगूरों में। तो देखिए कच्चे आमों में आपका और अंगूरों में, इन दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल के कारण ही इनमें खट्टापन आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी के साथ, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो देखिए अच्छी प्लास्टिक जो होती है उसके विशिष्ट गुण होते हैं। पहला तो अच्छी प्लास्टिक टिकाऊ होनी चाहिए, वजन में हल्की होनी चाहिए,
किसी प्रकार की क्रिया ना करे, मतलब जैसे जल से वायु से आकर कोई क्रिया करे तो उसमें कुछ गड़बड़ी तो आएगी, तो वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करनी चाहिए, मतलब इनएक्टिव होनी चाहिए। तो देखिए किसमें ये गुण दिए हुए हैं, टिकाऊ, हल्की। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, टिकाऊ, वजन में हल्की, अनभिक्रियाशील। अनभिक्रियाशील वही होगा कि कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, आप लोगों को भी बोरिंग महसूस होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।